प्यारे बच्चों नमस्कार। तो हम सब चल रहे हैं आज नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सब साइंस का दूसरा पार्ट हम सब करेंगे आज। इसमें हम सब देखेंगे 20 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन और इसका विश्लेषण। तो जितने भी हमारे बच्चे बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सुनहरा सा मौका है कि आप सब इसको अच्छे से देखें। और किसी और सब्जेक्ट की अगर आपको ज़रूरी हो तो कमेंट में ज़रूर आप सब हमको कहें कि मैं, और अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भेजें, और जिस सब्जेक्ट की आपको मांग हो तो आप हमें बोलेंगे, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। पिछले वीडियो में हमने 19 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम सब करने वाले हैं 20 से क्वेश्चन। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें बता रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे, इससे पहले भी बात करते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पर बल है। अब बात करते हैं ऊर्जा कहते हैं तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप सबको बोलेंगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, कोई बताएंगे। वाट हम कल देखे थे, इसको जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। बल क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, या इसको हम सब केजी मीटर प्रति सेकेंड भी हम सब कहते हैं। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव का मतलब सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद हम सब किसने क्या कहा था ये हम सब समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन्होंने, एक व्यक्ति थे जो डेनिस के रहने वाले थे, जिसका नाम था डेनिस। देश किस देश के रहने वाले थे, डेनिस के, और नाम था ओरेस्टेड। फुल नाम मैं अगर बता दूं तो इसका फुल नाम था, जिसको हम सब कहते हैं हंस क्रिश्चियन डेनिस। ठीक है, ये डेनिस के रहने वाले थे। ठीक है, हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इन्होंने क्या बताया था, एक प्रयोग किया था, उसमें इन्होंने बताया एक करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर लिया था। ठीक है, मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको अगर बता दूं तो ये ऐसे करके इन्होंने एक प्रयोग किया, और यहाँ पर एक क्या रख दिया था, चुंबक रख दिया था। क्या रख दिया था, चुंबक। इन्होंने देखा कि यहाँ पर जैसे एन है, यहाँ पर एस है, पढ़े होंगे। तो जब इससे यहाँ पर एक स्विच था, स्विच को अगर क्या किया, ऑन किया, ठीक है, तो इससे करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करने लगा तो देखा कि इस चुंबक में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन मतलब उसमें परिवर्तन आया। क्या समझे, इसका मतलब समझिए कि चुंबक में परिवर्तन कब आएगा। तो आप पढ़े होंगे कि चुंबक में परिवर्तन तब आएगा, यहाँ या तो तब आएगा जब यहाँ पर उसके बगल में कोई एक और चुंबक आ जाए, तब उसमें क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन। ये प्रयोग किसने किया था, ओरेस्टेड साहब ने किया था। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात किसने कहा था, ओरेस्टेड, मतलब इसका प्रयोग किया था। और इसके बारे में विशेष जानकारी जो था ये फैराडे साहब ने दिया था, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। जब का क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने आएगा, तो ओरेस्टेड ने होगा, क्या आएगा, फैराडे। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आएगा, ये। अब ये एम्पियर साहब क्या था, ये धारा का परिमाण के बारे में बात किया था। चलिए आगे हम सब बात कर रहे हैं। ये लिखा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा का मतलब होता है कि जैसे एक चुंबक है, दो पोल उसमें होता है, एक नॉर्थ एक साउथ पोल, दूसरी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें चुंबकीय बल रेखा का मतलब होता है कि जब इसके चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखा से दिखाते हैं उसको चुंबकीय बल रेखा हम सब कहते हैं। मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल का आभास करता है, चुंबक रिपेल करता है, मतलब लोह पदार्थ को या चुंबक को यह आकर्षित करता है। तो यह क्या होता है, ये नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर से करके बढ़ता है। देखिए हम सब कॉपी पर लिखते हैं, इसको दिखाते हैं, बट ये दिखाया जाता नहीं, तो इमेजिनरी है। क्या समझे, नॉर्थ टू साउथ की। और अगर बाहर की बात करें कि चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाता है, और चुंबक के अंदर क्या होता है, ये साउथ टू नॉर्थ जाता है। ठीक है, तो बात आई चुंबकीय बल रेखा की, तो ये क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये क्लोज्ड पाथ होती है। समझ गए, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये काल्पनिक रेखा है। कैसा है, काल्पनिक रेखा है। इसको हम सब मतलब देखते नहीं, सिर्फ अनुभव करते हैं कि ऐसा होगा, हुआ होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन का आता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा दो प्रकार की युक्तियां होती है। एक होता है, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, विद्युत धारा जिससे उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र। अब यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है, संयंत्र हम सब कहेंगे। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, तो इससे धारा भी मापा जाता है, मतलब वोल्ट मीटर बनाया जाता है, एमीटर बनाया जाता है। क्या समझे, तो हम सब कहेंगे वोल्टेज भी मापा जाता है, मतलब उस दोनों में वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह है मोटर। ठीक है, मोटर क्या होता है, तो जनित्र की बात करें तो यह क्या करता है, तो ये जनित्र क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। और ये मोटर क्या करता है, यह आपको विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, एमीटर क्या करता है, किसी परिपथ के विद्युत धारा को मापता है। समझ गए, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लो कि लघुपथन होता क्या है। आप जानते होंगे कि विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, वायरिंग की जाती है, उसमें दो प्रकार की वायर होती है। एक को हम सब कहते हैं, सिंपल सी बात पहले हम आपको बता दें, एक होता है व्हाइट वायर, और एक आपको देखेंगे तो एक आपको या तो ब्लैक होंगे, कभी कभी ग्रीन भी यूज किया जाता है। क्या समझे, तो अब इसमें इसको कहा जाता है लाइव वायर, या मेन लाइन भी हम सब कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहेंगे उदासीन, या जिसको हम सब न्यूट्रल भी कहते हैं। तो कभी कभी ना होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लग जाना, तो जब ये कहीं कहीं पर अगर ये दोनों तार क्या होता है एक दूसरे से सट जाता है इस प्रकार से कहीं पर, तो क्या होता है, इसी को हम सब कहते हैं लघुपतन। इसके इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। इस समय में क्या होता है कि जब दोनों एक में जुड़ जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ इसकी प्रतिरोध बहुत कम हो जाती है, लगभग किसके बराबर, शून्य के बराबर। ठीक है, बहुत कम हो जाती है, और साथ में इसमें धारा का मान क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है। तो याद रखिएगा कि लघुपथन के समय जो होता है प्रतिरोध का मान बहुत कम, लगभग कितना, शून्य के बराबर, और जो विद्युत धारा होती है उसका मान क्या होता है, बहुत उच्च, मतलब इन्फिनिट के बराबर लगभग होता है। बात समझ गया, तो इसमें आंसर क्या होगा, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध का है, तब ये पर धारा का था तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक तत्व किस चीज का प्रयोग। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर लिए इसको न्यूक्लियर फ्यूजन हम सब कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, तो कौन कौन चीज़ से प्राप्त होता है ऊर्जा, तो आपको पता होगा कि कोयला से प्राप्त होता है, आपको पता होगा कि पानी से प्राप्त होता है, आपको पता होगा कि वायु से प्राप्त होता है, आपको पता होगा कि जो समुद्र में ज्वार भाटा निकलता है, ठीक है, उससे भी निकलता है।
मिल गया। तो इस सबसे बिजली उत्पन्न की जाती है। और एक होता है नाभिकीय ऊर्जा, इसमें हम सब मेनली यूज करते हैं यूरेनियम। और सबसे कम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किसमें होता है? यूरेनियम। इस पे न्यूक्लियर रिएक्टर का भी यूज किया जाता है। उसमें 1 kg समझे ना, 1 kg अगर हम सब यूरेनियम अगर जलाएंगे, उससे जो विद्युत उत्पन्न होंगे वो लगभग 40 टन। अगर कोयला जलाएंगे ना, तो उससे जो उत्पन्न होगा उतना लगभग बराबर होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसकी मात्रा कम मिलती है, अपने देश में भी कम है, और इसका जो वेस्ट निकलता है राख, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए हम सब इसका उपयोग कम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, हम सब देखते हैं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका? सूर्य है। देखिए, आपको पता होगा कि हम अभी जस्ट बताए कि कोयला से बिजली उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, लकड़ी से भी, पानी से भी। लेकिन मुख्य स्रोत मतलब होता है कि जिससे, मतलब प्राथमिक स्रोत एक तरह से हम सब इसको कहें कि इससे, जैसे सूर्य को, पेड़ पौधे को ऊर्जा मिलता है, उससे ऊर्जा, पेड़ पौधे को जो ऊर्जा मिलता है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, उस ऊर्जा को हम सब क्या करते हैं, तो फिर हम सब खाते हैं, तो हम सब को ऊर्जा मिलता है। एक तरह से हम कहें तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका अर्थ क्या होता है? जल होता है, याद रखना। तो जल किसका अर्थ होता है? तो जल होता है हाइड्रो का अर्थ। अब बात करते हैं हम सब टर्बो का अर्थ क्या होता है? टर्बो मतलब होता है घुमाव, मतलब जिसको जो घूमने वाला हो, यांत्रिक ऊर्जा जो प्रदान करता है। पेट्रो मतलब होता है पेट्रोलियम। ठीक है, नाइट्रो मतलब आप जानते हैं नाइट्रोजन होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जल पुत्र है। जल का किसका अर्थ होता है? हाइड्रोजन का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? बहुत सारा विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन का मतलब होता है कि एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है, तो अगर ये चीज, इसको हटा करके दूसरी जगह पर ले जाना, ये विस्थापन कहलाता है। और एकल विस्थापन का मतलब है कि अगर दो चीजें हैं तो इसमें से किसी एक को हटाकर दूसरी जगह पर रख देना और इसके जगह पर कोई दूसरा चीज आ जाना, तो इसी को हम सब कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कौन है। तो देखिए, सबसे पहले तो अभिक्रिया विस्थापित वही करेंगे, जैसे दो आदमी लड़ता है, तो दो आदमी है, तो अगर उससे कोई अधिक बलवान आएगा या कमजोर कोई आएगा तब तो उस बलवान को हटा देगा। यदि कमजोर कोई है, उससे अधिक बलवान आएगा तब तो उसको हटा देगा, कमजोर की जगह पर वहां पर चला जाएगा। वही चीज है, जैसे यहाँ पर है NaCl और कॉपर। तो अब अगर इसमें क्लोरीन को हटाओ, ये भी धातु है, कॉपर ये भी धातु है, तो धातु धातु से हटेंगे। तो सोडियम और कॉपर में बात करेंगे तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम। तो ये खुद ही अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर से हटेंगे? कभी नहीं हटेंगे, तो ये नहीं होगा। मैग्नीशियम कॉपर, ये फिर यहाँ पर क्या हो? मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम, तो ये भी नहीं होगा, अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। लोहा है और सिल्वर है। अब बताइए, सिल्वर मतलब होता है चांदी। बताइए चांदी और लोहा जो है, इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको लोहा, ये भी नहीं होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये आपको चांदी, ये है कॉपर। ये चांदी जो होता है कॉपर से कम क्रियाशील होता है, तो ये होगा आपका एकल विस्थापन क्रिया। कैसे होता है? तो जरा हम सब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, को बता दूं कैसे करता है। तो यहाँ पर AgNO3, ठीक है, और इसके साथ कौन अभिक्रिया करेंगे? कॉपर अभिक्रिया करेगा। तो क्या बनेगा? कॉपर अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा CuNO3 प्लस में क्या बनेंगे? Ag। कोई दिक्कत यहाँ तक है? ये आपको सॉलिड के रूप में आपको प्राप्त होगा। एस मतलब क्या होता है? सॉलिड। कोई दिक्कत? यहाँ पर देख रहे हो,
इसमें था AgNO3, ये कॉपर इस Ag को हटा करके, क्योंकि कॉपर जो है इस Ag से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसको हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया यहाँ पर। बात समझ रहे हो? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला बात करते हैं हम सब इसमें कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, जब कोई भी शाक सब्जी या पत्ता जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, जब वो सड़ता है, गलता है, तो उसमें कीटाणु बनता है। क्या बनता है? कीटाणु। और जब वो कीटाणु बनता है तो कीटाणु बनने के बाद उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब इससे बायोगैस भी बनता है। तो गैस बना मतलब उष्मा उसमें क्या निकलता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा जो होता है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहीं पर एक है उष्माशोषी, मतलब अभिक्रिया के दौरान अगर उष्मा का अवशोषण होगा तो उसको उष्माशोषी कहेंगे। प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे को भी स्थापित कर देगा, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। एक्चुअल में आंसर ये होगा। अगला है आपका, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण का मतलब दो चीजें होती है, ध्यान से रखना, सुनना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, इसका एक दूसरा नाम है उपचयन, याद रखना। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन भी है। तो चलिए, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन दूसरा नाम भी कहते हैं। अब ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन। अगर किसी तत्व से या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, तब भी हम कहेंगे क्या हुआ? वो ऑक्सीकरण हुआ। या ऑक्सीजन अगर जुटा फिर भी हम सब कहेंगे क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो दहन क्या होता है? पहले दहन क्रिया समझो। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज अगर जलता है तो उसको दहन कहते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो जलेंगे नहीं, तो ये हुआ आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमको निगेटिव पूछा है। श्वसन किसको कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो होता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग कर उसका उपभोग जो होता है ऊर्जा उत्पादन में करता है। तो इसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना क्या होता है? ये भी आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, समझ गए। और लास्ट में अवक्षेपण, मतलब कोई चीज अवक्षेप में बन सकता है। इसमें ऑक्सीजन की चर्चा कहीं पर नहीं है, तो आपका आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है, तो आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, ग्लूकोज जो होता है आप पढ़े होंगे, जब पढ़ेंगे आगे चल करके, बड़े चीनी का सूत्र होता है। चीनी का सूत्र होता है आपको एक मिनट, चीनी का सूत्र होता है C12H10, ठीक है। और यही जब टूटता है एक तरह से तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। बात समझ रहे हैं? ये हुआ आपका किसका सूत्र? ग्लूकोज का। किसका हुआ? ग्लूकोज का। अब बात करते हैं ये किसका सूत्र है? ये आपको किसका सूत्र है? अगर हम आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि ये किसका सूत्र है, इसको कहा जाता है मेथिल एल्कोहल, मिथेल या मिथेनॉल भी हम सबसे डायरेक्ट इसको कह देना। क्या कहते हैं इसको? मिथेनॉल, ठीक है। अब इसको कहा जाता है बेंजीन। क्या कहा जाता है? बेंजीन। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? अगर बात करते हैं C6H6O6, इसका नाम क्या होता है? तो इसको कहा जाता है हाइड्रोस्कोर्बिक, मतलब डिहाइड्रोस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है इसको। तो हमसे तो पूछा गया था कौन? ग्लूकोज का है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? C नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित होना किसको कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो ये तीर चिन्ह जो है संतुलित रासायनिक समीकरण में कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ जो होता है प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, इधर देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को 2 एकम 2 बराबर हो गया। इस संतुलित है, हमें नहीं पूछा है। यहाँ पर देखो के जो है कै गो है 2 गो, क्लोरीन कै गो है 2, इससे गुना होता है सब में, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 गो, इधर 2 को क्लोरीन 2 गो, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, तो ये भी आपका आंसर, ये भी संतुलित है। अब कहते हैं कि इसमें देखो तो पीबी लेड शीशा का होता है, तो एगो है इधर, नाइट्रोजन कितना हो गया, तो नाइट्रोजन 2 एकम 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 तिया 6 हो गया, इधर 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1 देखो पूरा है, इधर 2 गो नाइट्रोजन है, इधर 1 गो नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन इधर 6 गो, इधर 5 गो, तो ये आपको आंसर हो जाएगा, ये संतुलित नहीं है। समझ गए। चलिए अगला है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो आप लिटमस पेपर जब पढ़े होंगे तो 2 चीज होता है, एक होता है नीला लिटमस पत्र को नीला को लाल करना, एक होता है लाल को नीला करना। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो ये करता है आपका अम्ल। ठीक है, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो ये करता है आपका क्षार, जिसको हम सब क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि अम्ल, तो अम्ल का पीएच मान आपको याद होगा कितना से होता है, 1 से लेकर 3 तक जो होता है, ये आपका अम्ल का पीएच मान होता है। सॉरी 1 से लेकर 7 तक, कितना तक, 7 तक। भस्म कितना होता है, तो 7 से लेकर 14 तक जो होता है, ये किसका होता है, आपका भस्म का होता है। 7 किसका होता है, तो 7 होता है आपको उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो हमको कहता है कि यहाँ पर लाल को क्या किया, नीला, तो ये क्या होगा, ये होगा क्षार होगा, तो क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच में कौन है, 11 है। तो चलो अगला हम सब देखते हैं, क्वेश्चन है हमका यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प का मतलब होता है, इसको हम सब कहते हैं एक्चुअल में जिंक ऑक्साइड, इसलिए आपका आंसर हो गया। ये जिंक सल्फेट हुआ, ये जिंक क्लोराइड हुआ, ये जिंक सल्फर हुआ। अब ये यशद पुष्प, इसको फिलोसफर उल कहा जाता है। इसका एक्चुअल ऑक्साइड इसके लिए हो जाता है कि इसका जो रंग होता है ना व्हाइट होता है, इसीलिए इसको कहा गया है फिलोसफर। अगला है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कौन सा गैस। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर हम सब बात करें तो इसमें क्या होता है, तो जब हम सब आप गाँव घर में भी देखते होंगे, जब आप अपना पेंट करने के लिए घर को चूना, जब एक बर्तन में हम सब क्या करते हैं, इसमें पानी है इसमें, ठीक है, इसमें चूना गिराते हैं, तो इसमें से इस प्रकार से देखिएगा तो आपको क्या निकलता है, ब्लू वाष्प जैसे निकलेगा, वो एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। अब इसका एक जरा सा हम अभिक्रिया देख ले तो जरा बेटर होता, क्या होता है, तो देखियो आंसर आपको बता दिया। अब जरा इसका अभिक्रिया देख ले, इसका अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पर होता है चूना, चूना का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ चूना, ये हुआ आपका कौन चीज, एक्वस। ठीक है, और इसमें आपको क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या गैस के रूप में डाला जाएगा। ये क्या होगा जानते हो, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ठोस के रूप में, साथ में क्या होगा, तो जल बनेगा। ठीक है, ये आपको लिक्विड के रूप में, तो ये है आपका अभिक्रिया। ठीक,
चलिए अगला है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए आपको जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल को दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा लिखावट ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है तो आप याद रखिएगा, HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल। अब आंसर ये हुआ। अब आपको बात करेंगे, कोई कहेगा एथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो इसका दूसरा नाम है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, इस एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो आपको याद होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। कहाँ पाया जाता है? सिरका में। अब है आपका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उस खट्टे फल में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जैसे आपको नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब क्या होगा आपको उसमें क्या पाए जाएंगे? सिट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो आप पढ़े होंगे टमाटर और जितने भी पत्तीदार सब्जी होती है, पत्तीदार क्या होती है? सब्जी जो होंगे, समझे, पत्तीदार सब्जी जैसे आपको हुआ पालक, गोभी, इस सब में क्या होगा तो क्या पाया जाता है आपको? ऑक्जेलिक अम्ल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये मेथिनोइक अम्ल, जो कि हमसे पूछा है मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, अगला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद होगा कि जब जिप्सम को, किसको? जिप्सम को कितना 120 डिग्री तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो समझ गए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नाम याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। अब ये किसका रासायनिक सूत्र है? CaSO4 × 5H2O। बताओ ये किसका नाम है? इसका नाम है आपका नीला थोथा, आप सुने होंगे, उसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 5H2O। अगला है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये किसका सूत्र है? ये है आपका वही जिप्सम का सूत्र है। और ये भी किसका सूत्र है? इसको बेसेनाइट इसको कहा जाता है, बेसेनाइट। ये यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, इसको शॉर्टकट में POP कहा जाता है, इसी POP से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला है अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या बनाता है? लवण बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? सबसे पहले आप समझ लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है। तो किसी भी तत्व या परमाणु के सबसे लास्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यह है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन की परमाणु संख्या, सिलिकॉन 14 होता है। इसका निकालेंगे तो 2, 8, 10, 4, 14 होता है। एल्युमिनियम का होता है 13, इसका निकालेंगे तो परमाणु संख्या 13 होता है, तो 2, 8, 10, 3, 13 होता है। ये होता है फास्फोरस का होता है 15, इसका निकालेंगे तो 2, 8, 10, 5, 15 होता है। सोडियम का होता है 11, 2, 8, 10, 1, 11। सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है? तो कितना है? 5।
ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? किसमें होगा आपका? 5। समझ गए? अगला है क्यूप्रैट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जब आप ओर्स चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक तो उसमें आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा ये सब चीजें। तो Hg क्यूप्रैट से Hg जो होता है मतलब इसको हम सब कहते हैं पारा या इसी को कहते हैं हम सब मरकरी। इसका क्या होता है अयस्क? इसका नाम है सिनेबार। ये जिंक जो होता है इसका क्या है? तो इसका होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है? जिंक ब्लेंड। ये जो होता है इसी का नाम है क्यूप्राइट। क्या है? क्यूप्राइट। एल्युमिनियम का जो होता है इसका क्या होता है? बॉक्साइड होता है। समझ गए? याद ये सब रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितनी होती है? ऑक्सीजन पहला समझिए इसका संकेत क्या होता है? परमाणु संख्या कितना है? 8। संयोजकता निकालिए 2 और 6 8। अब बात आई हमको समझने के लिए कि सर संयोजकता कितनी होती है? 8 मतलब 6, लेकिन क्या 6 तो नहीं है? नहीं, संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता, उसे कहते हैं संयोजकता। तो ये अपने लास्ट ऑर्बिट में अष्टक पुराने के लिए इसको चाहिए कितने? 2, तब अष्टक पुरेगा 6 तो ही है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 2 हो गई आंसर। बात समझ रहे हो? चलिए गंधक, ध्यान दीजिएगा इस गंधक का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? सल्फर। बताइए सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। बताइए 14 किसकी परमाणु संख्या होती है? तो आप कहेंगे सर होता है सिलिकॉन की। 15 किसकी होती है? तो फास्फोरस की। 17 किसकी होती है? तो क्लोरीन की। समझ गए? चलिए अगला है आपका कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है आपको एल्डिहाइड। क्या है आपका? एल्डिहाइड है। तो बताएंगे आपको कि ये जो होता है CO, जब आप क्रियाशील समूह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि एल्डिहाइड का क्या होता है। तो आप पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड का क्या होता है। तो आंसर एक्चुअल में है इसका कार्बोनिल समूह CO, ये होता है कार्बोनिल समूह। अच्छा एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का देखिए ये सब एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। CHO। ईथर का क्या होता है? तो आप याद रखिएगा ईथर का ये होता है। अल्कोहल का क्या होता है? तो OH होता है। ठीक है, ये सब आपको समूह का नाम है, याद रखना है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वेल्डिंग में जो आपका प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है इथाइन का। किसका? इथाइन का। होता क्या है देखिए, इस इथाइन का दूसरा नाम है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन को जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ये तो उच्च ताप देता है। क्या देता है? उच्च ताप देता है। इसीलिए वेल्डिंग के दौरान आपको कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है? किस वर्ग के सदस्य? देखिए कोई भी तत्व आपको पूछेगा, कोई भी तत्व, तो थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। नहीं याद रखोगे तो आपको दिक्कतें आएगी। कैसे? समझिए, थोड़ी सी याद रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन कितनी होती है? 6 होती है। अब आप याद करिए कि इसकी वैलेंसी निकालो। वैलेंसी निकालोगे तो होगा 2 और 4, यानी कि जितनी इसकी वैलेंसी होगी वही उसी वर्ग में वो होगा। इतना मैक्सिमम में समझिएगा। 3 में वैलेंसी कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 4। लेकिन ये सदस्य क्या है? 6 है। इसका निकालते हैं तो 2 8 10 3 13। इसमें तो नहीं सकता। इसका निकाल के देखिए 2 8 10 4 14। इस 6 में इसमें भी तो हो सकता था, 6 में भी, लेकिन यह एक्चुअल कार्बन जो होता है किसका है? सदस्य है। यह 14 जो होता है इसका सदस्य है। अब कहिएगा ऐसा क्यों सर, इसमें विचार आया? ये 6 जो है ना ये आपको कार्बन अधातु और ये धातु के ग्रुप में आ जाता है।
इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। बात समझ गए। अगला आपका एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब सबसे पहले समझिए आप कि एथाइन होता क्या है। कौन चीज? एथाइन क्या होता है। देखिए, आप जब कार्बन का कार्बनिक यौगिक के बारे में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 4 समूह में बांटा जाता है, लेकिन मेनली पढ़ेंगे हम सब हाइड्रोकार्बन जो होता है हम सब 4 ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है, हम सब समझ लेते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं हम सब संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त, तीसरा होता है एलिफेटिक और चौथा होता है एरोमेटिक। एक्चुअल में ये दोनों आपके 2 मतलब 10th क्लास के लिए नहीं होता, ये दोनों आता है। संतृप्त में 2 चीजें एक आता है सिर्फ, ठीक है, जिसको हम सब कहते हैं एल्कीन। ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है एल्काइन और दूसरा होता है एल्कीन। फ्रेश में लिख देता हूँ एक बार। ये जो होता है इसमें क्या होता है एल्कीन, ये 2 प्रकार के होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें आयन प्रत्यय है, आप सिंपल से देख सकते हैं एल्काइन, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको आ जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सबसे अधिक क्या है, तो अधिक क्रियाशील क्या है हेलोजन है। तो बताएंगे कोई सबसे अधिक कौन क्रियाशील है, बताइए सबसे अधिक कौन होगा, तो फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या है, ये हेलोजन है, लेकिन सबसे अधिक क्या है एक, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे सबसे अधिक ऋणात्मक अगर तत्व कहेंगे तो आपको यही फ्लोरीन है। अगला आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में देखिए 2 चीजें होती है आवर्त सारणी में। एक होती है ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है आपको वर्ग, जिसकी संख्या होती है 18, और एक होती है आपको इस प्रकार से, इसको कहा जाता है आवर्त, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है 7। तो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं 7 होते हैं। चलिए अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता सब आसान है। अब बताइए पोटेशियम की संकेत क्या होता है के होता है। परमाणु संख्या 19 है तो 2 8 8 2 8 8 10 8 18 1 19, तो बैलेंस कितनी होगी 1। लास्ट क्वेश्चन हम सबों को है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त ऊर्ध्वाधर मतलब वही अभी जस्ट जो बताया उसको हम सब क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होती है, कितना होता है, तो 18 होती है। चलिए दोस्तों, तो आज हम सब इतना ही, चलते हैं। 50 क्वेश्चन हो गया, मतलब 30 क्वेश्चन आज की हम सब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें 30 क्वेश्चन हम सब फिर करेंगे। तो आप सब आशा करते हैं आप सब इस वीडियो को आप सब देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट में करें, अन्यथा मेरा नंबर आपके पास मैं लिख दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल करके और हमें बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको जहाँ तक हो सके कि मैं आप सबको हेल्प करूँगा। तो चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और आशा करता हूँ कि आप सबका रिजल्ट अच्छे होंगे। समझ गए, चलिए।